गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की अपन चर्चा कर रहे थे। पहले चैप्टर था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। कुछ टॉपिक्स के बारे में अपन पहले क्लास में चर्चा कर चुके थे। जैसे कल अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, एक बिंदु आवेश के कारण, एक पॉइंट चार्जर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने एक आवेश लिया था Q एक बिंदु पर, और उससे अपन ने r दूरी पर एक दूसरा आवेश लिया था Q0, जिस पर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निकाली थी। तो इस Q0 आवेश पर, इस Q आवेश के कारण लगने वाला जो बल था उसे अपन ने F से रिप्रेजेंट किया था, और ये पूरा अपन ने डेरिवेशन कर इस Q0 आवेश पर लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे E से लिखा, और E बराबर अपना फॉर्मूला बना KQ/R²। ये अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अपन ने कल अपन ने निकाल लिया था। इससे अपन आज आगे बात करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आवेशों यानी चार्जेस। तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज हम इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। इसके लिए डायग्राम बनाते हैं अपन। एक परीक्षण आवेश लिया Q0, ये Q0 आवेश है। इस पर लगने वाले सभी बल और उसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकालेंगे। तो बहुत सारे आवेश इसके चारों तरफ अपन मानते हैं। जैसे एक Q1 आवेश लिया जिसकी दूरी है R1, एक दूसरा Q2 आवेश लिया जिसकी दूरी है R2, एक तीसरा Q3 आवेश लिया जिसकी दूरी है R3। ऐसे अपन एक N आवेश लिया Qn आवेश जिसकी दूरी है Rn। ये अपन ने N आवेश माने हैं जो Q0 आवेश के चारों तरफ फैले हुए हैं। इन आवेशों के निकाय के कारण इस Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो अपन निकालने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि Q0 और Q1 के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, Q0 व Q1 आवेशों के मध्य बल। Q1 व Q0 आवेशों के मध्य बल, ये कूलॉम्स लॉ से अपन लिखते हैं। वो क्या होगा, F1 इक्वल टू K Q0 Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। अगर वेक्टर रूप में लिखेंगे तो R1 K, ये भी अपन को इसके साथ लिखना है। ये अपना Q0 और Q1 के बीच लगने वाला कूलॉम्स लॉ के अनुसार फोर्स हो गया, बल हो गया। और अपन निकालना चाहते हैं इनके बीच में विद्युत क्षेत्र। वो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, उसको लिखेंगे अपन E1। E1 क्या हो जाएगा, E1 का सूत्र होता है अपना, कल लिखा अपन ने F/Q0। ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। E1 है तो यहाँ अपने को F1 लेना है, और F1 मैंने अपने ऊपर लिखा है। ये F1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। F1 की वैल्यू K Q0 Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, R1 K, और अपॉन में क्या है Q0, होल अपॉन Q0। देखते हैं अपन, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है। क्या बचता है, K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 K। ये जो अपने विद्युत क्षेत्र की
यानी कि Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसके कारण, Q1 के कारण। नेक्स्ट अपन इसी प्रकार आगे बात करेंगे Q0 और Q2 के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद Q0 और Q3 के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे ही nवें पद की अपन बात करेंगे। नोट कर लो आप लोग। दूसरा पॉइंट लेते हैं, वो किसके बीच में होगा, तो Q0 व Q2 के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सीधा लिखता हूं मैं सेकंड पॉइंट, Q0 आवेश व Q2 आवेश के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, तो सीधा हो जाएगा वो E2 बराबर K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 K। कैसे लिखा मैंने, अभी यहाँ नीचे फॉर्मूला लिखा था E1 इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 K। केवल यहाँ Q0 वही है, केवल Q1 था तो यहाँ 1 आ गया, Q1 R1 आ गया, उनके बीच की दूरी R1 थी। अब अपन बात कर रहे हैं Q0 और Q2 के लिए, तो अपना Q0 वही है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो आवेश कौन सा होगा Q2 और दूरी कौन सी आएगी R2। ये दोनों चेंज हो गए Q2 और R2, बाकी सेम फॉर्मूला बनेगा। इसी तरीके से अपन nवें पद के बारे में बात कर सकते हैं। लास्ट टर्म क्या होगी, तो लास्ट टर्म होगी En। जो n अपना टर्म होगा वो इस तरीके से होगा कि Qn अपॉन Rn का होल स्क्वायर अपॉन Rn का K। ये लास्ट टर्म होगी जो किसके बीच में होगा, Q0 व Qn के बीच में होगा। इस तरीके से अपन कई सारे समीकरण निकाल सकते हैं, और जब अपन परिणामी आवेश पर लगने वाले तीव्रता की बात करेंगे तो अपन इन सभी का अध्यारोपण के सिद्धांत में फिट करना पड़ेगा। अब मैं इसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत लगाता हूं। अपन ने पहले भी इस अध्यारोपण के सिद्धांत को काम में लिया है इसी चैप्टर में। अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसे अपन लिखते हैं E से, तो वो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डेस En, यानी कि सभी अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा E का मान, जो कि बहु आवेशों यानी कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। ये सारी वैल्यू अपने पास अभी अपने निकाली है, E1 अपने पास है, E2 है, E3 है, En है, सारी वैल्यू अपने पास है, यहाँ रखते हैं। जैसे E1 की वैल्यू क्या है, K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 का K। दूसरा E2 की वैल्यू क्या है, K Q2 अपॉन R2 सदिश का स्क्वायर R2 K। इस तरीके से अपन nवां पद लिखें तो nवां पद क्या होगा, K Qn अपॉन Rn का स्क्वायर और Rn का K। ये अपना सारी वैल्यू पुट करने के बाद इस तरीके का स्टेप बनता है, E बराबर है। इन सारे पदों को अपन एक साथ देखते हैं, सारे टर्म्स अगर एक साथ देखें तो इसमें K सब में जो है कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उसको अपन ने बाहर ले लिया है K। बचा हुआ क्या है, Q1 R1 Q2 R2 Qn Rn। इस सारे पदों को चूंकि प्लस में है इसलिए अपन स्टैटिक्स में जाते हैं सिग्मा के रूप में लिखते हैं, और वो सिग्मा के रूप में क्या होगा, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन Ri का होल स्क्वायर और Ri का K। ये सदिश रूप में अपना जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका सूत्र होगा, उसका फॉर्मूला होगा, जो कि आवेशों के निकाय की कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएगा। तो एक तरीके से वापस मैं रिपीट करूं तो Q0 अपन एक परीक्षण आवेश लिया, उसके चारों तरफ अपन ने n आवेश लिए, जैसे Q1 Q2 Q3 जैसे अपन Qn करके लिखा मैंने, जिनकी दूरियां थी R1 R2 R3 Rn, इन
इनकी सभी की दूरियां थी, इन पर वेक्टर लगा सकते हैं। सदिश रूप में बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है इसलिए। फिर अपन ने Q0 और Q1 के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, Q0 और Q2 के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, और इसी प्रकार से अपन ने n पद लिखा Q0 और Qn के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इन सारे तीव्रताओं के जो फॉर्मूले आए उनको अध्यारोपण के सिद्धांत यानी कि E बराबर E1 E2 E3 डैश En, इसमें सारों को पुट किया और जो कांस्टेंट आ रहा था कि उसको बाहर लिया, बाकी को सिग्मा के पद में लिखा। तो ये एक पद में अपना फॉर्मूला बना E बराबर A सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI का स्क्वायर RI का केवल। ये वेक्टर रूप में सदिश रूप में आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वन कहते हैं अपन, नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अपन ने कल बात करी थी, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है, वो विद्युत बल रेखाओं के कारण बनता है। तो टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। किसे कहेंगे विद्युत बल रेखाएं? इसकी परिभाषा डेफिनेशन लिखे अपन तो किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश के चलने से उसके द्वारा जो बना गया मार्ग होगा, जैसे मैं चलता हूं, मेरे पीछे एक लाइन बनी तो वो मेरा मार्ग हो गया, वो मेरा पथ हो गया, और उसी को अपन ने क्या कहा, विद्युत बल रेखाएं। अगर आवेश विद्युत क्षेत्र में चलता है तो उस आवेश के चलने से बना मार्ग होगा, आवेश के चलने से बना काल्पनिक पथ होगा। वो मार्ग अपने को दिखेगा नहीं, लेकिन वो कल्पना करेंगे अपन कि आवेश यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब उसका एक मार्ग था, उसका एक पथ था, और उसी को अपन क्या कहेंगे, बल रेखा कहेंगे, और वो विद्युत आवेश होगा, इसका पूरा नाम हो गया विद्युत बल रेखाएं। ऐसे कई सारे आवेशों की बात करेंगे तो बल रेखाएं टॉपिक बनेगा अपना। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा लिखते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश, एकांक धन आवेश, यूनिट चार्जेस, इकाई धन आवेश के चलने से बना मार्ग, या उसको पथ भी लिख सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश के चलने से बना मार्ग विद्युत बल रेखा कहलाता है। विद्युत बल रेखा कहलाता है, नोट कर सकते हैं हम लोग, विद्युत बल रेखा कहलाता है। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं जो अपन नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण। यहाँ अपन फर्स्ट चैप्टर में विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ रहे हैं। जब आगे अपन आगे के चैप्टरों में जाएंगे तो सातवें चैप्टर में अपना फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अपना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा, वहां भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। वो भी ऐसी होगी जैसे विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल रेखाएं बनती हैं, और उन्हीं के भी गुण जो है वो यहाँ विद्युत बल रेखाओं के गुण के समान होंगे। तो यहाँ अपन अगर इनको अच्छे से कर लेते हैं तो 7th चैप्टर में अपने को दिक्कत नहीं आएगी। विद्युत बल रेखाओं के गुण, जैसे फर्स्ट गुण लेते हैं अपन, पहला गुण है कि ये हमेशा धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे बल रेखाएं चारों तरफ निकलती हैं, और जो ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो उन बल रेखाओं को अपने अंदर समाहित करता है। जैसे डायग्राम बनाता हूं मैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये अपने में से बल रेखाओं को निकालता है इस तरीके से, और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो क्या करता है, अपने अंदर इन बल रेखाओं को समाहित करता है, अपने अंदर खींचता है। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से बल रेखाएं निकलती हैं, और जो ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो बल रेखाओं को अपने अंदर आकर्षित करता है, आपतित होती है बल रेखाएं।
दूसरा पॉइंट ले सकते हैं कि ये बल रेखाएं जो है ये हमेशा सतत रूप से चलती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ बल रेखाएं निकलेगी तो इस तरीके से आएगी, यहां से बल रेखा निकली, यहां समाहित होगी, यहां से निकली, यहां समाहित होगी, यहां से निकली, यहां समाहित होगी, यहां से निकली, यहां जाएगी। इस तरीके से कोई भी एक बल रेखा दूसरी को काटेगी नहीं, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी, लेकिन कोई भी बल रेखा इनको काटेगी नहीं। इस तरीके से अपन एक डायग्राम शो कर सकते हैं कि जो बल विद्युत बल रेखाएं हैं वो मार्ग में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट या तीसरे गुणधर्म की अपन बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई समान चार्ज लिए अपन ने, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू आवेश और यहाँ भी प्लस क्यू आवेश, दोनों पॉजिटिव चार्ज है यानी कि समान आवेश है, तो इनसे बनने वाली जो बल रेखाएं होगी वो इस तरीके से होगी, क्योंकि आवेशों की प्रकृति के अंदर अपन ने पढ़ा है, आवेशों की प्रकृति बताती है कि समान आवेश जो है आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि उनकी बल रेखाएं भी इस तरीके से एक दूसरे से दूर हटती हुई नजर आएगी, जैसे कि उनमें कोई प्रतिकर्षण का बल लग रहा हो। इस तरीके से उनकी बल रेखाएं होंगी, यानी कि वो बल रेखाएं दूर दूर जाएंगी, जाने की कोशिश करेगी, जैसे कि उनके बीच में, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लग रहा हो। ऐसे विपरीत आवेश हैं तो वो आकर्षित होकर आएंगे, तो विपरीत प्रकृति के आवेश जो है वो आकर्षित करते हैं, और अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस डायग्राम से भी अपन ये समझ सकते हैं। जो बल रेखाएं बनती हैं इस डायग्राम से अपन ये देखकर कह सकते हैं कि अक्ष के समांतर आएगी, जो इस आवेश के युग्म की लंबाई के अनुदिश अगर यानी इसी की दिशा में बल रेखाएं हैं तो ये बल रेखाएं पास पास होगी, जबकि अगर अपन इसके लंबवत बात करें, आवेशों की लंबाई की लंबवत दिशा में देखें तो ये एक दूसरे को जैसे दूर हटती हुई नजर आएगी, इस तरीके से दूर हटती हुई नजर आएगी। तो ये विद्युत बल रेखाओं के बारे में कुछ गुणधर्म थे जो अपने को ध्यान रखने हैं कि ये पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं और नेगेटिव आवेश पर आती होती हैं, एक दूसरे को रास्ते में नहीं काटती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में आकर समाहित होती हैं। अगर समान आवेश है तो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, यानी कि उनमें प्रतिकर्षण का बल अनुभव किया जाएगा। तो ये विद्युत बल रेखाओं वाला अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो इस चैप्टर का एक तरीके से दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट था अपना विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अपन ने पढ़ा, कितने टाइप्स का होता है, कैसी उसकी प्रकृति होती है, कि उसके गुणधर्म किस तरीके से होते हैं, है ना, उनके बारे में आवेशों का वितरण पढ़ा अपन ने, किस तरीके से आवेशों का वितरण होता है। फिर उसका दूसरा पार्ट आया था इस फर्स्ट चैप्टर का दूसरा पार्ट, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, है ना, ऐसे सब बातें करी। इसके बाद ये नया पार्ट है अपना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे, तो ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सीधी परिभाषा भी पूछी जाती है और आगे डेरिवेशन में भी इसको काम में लेते हैं अपन। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, तो दो आवेश रहते हैं जिनका परिमाण समान होता है लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत होती है। वो दोनों आवेश जो है पास पास लेते हैं, एक ए बिंदु पर दूसरा बी बिंदु पर। जब उन पास पास दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है लेकिन प्रकृति विपरीत होती है, तो ऐसे आवेशों के युग्म को ही अपन क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जैसे मैं डायग्राम में हूं तो एक प्लस क्यू आवेश लिया और दूसरा माइनस क्यू आवेश लिया, और ये दोनों जो है 2a दूरी पर स्थित हैं, तो आवेशों के इस युग्म को ही क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। एक प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश, जिनके बीच की दूरी है 2a, ये बहुत छोटी दूरी होती है, तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। परिभाषा में वापस रिपीट करता हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दो आवेश परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत एक दूसरे के निकट स्थित हो तो उन्हें आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, विद्युत द्विध्रुव से आगे बढ़ते हैं विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगला अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपन P से लिखते हैं और P बराबर सूत्र बनता है अपना Q इंटू 2A। इस फॉर्मूले को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है इनमें से किसी एक आवेश का अपन लेते हैं केवल परिमाण। क्या लेते हैं? परिमाण। पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका कोई मतलब नहीं, केवल उसका क्या लेना? परिमाण, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को हटाना। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है? ये कोई मैथ्स वाला अपना साइन नहीं है, ये क्यों आवेश की प्रकृति को बताता है कि इसकी प्रकृति क्या है आवेश की। ये भी इसकी प्रकृति बता रहा है, ये इसकी प्रकृति बता रहा है। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, विद्युत बल रेखाओं को अपने अंदर समाहित करने वाला आवेश है, और ये विद्युत बल रेखाओं को निकालने वाला आवेश है। ये जो साइन है ये इनकी प्रकृति को बताते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में उसे P से लिखकर उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को लेना और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को उससे कनेक्ट करना, तो अपना बनेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसकी डेफिनेशन लिखें तो वो क्या होगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का केवल क्या लेना है अपने को? परिमाण लेना। किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों के बीच की दूरी, जिसे किससे लिखा अपन ने? 2A से लिखा। बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसे किससे लिखते हैं अपन? मैंने लिख रखा फॉर्मूला सामने, P से लिखते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2A। ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसका किसी एक आवेश लेना है, चाहे माइनस वाला चाहे प्लस वाला, उसका परिमाण लेना है, इसलिए माइनस प्लस का कोई रोल नहीं रहा, और उसके बीच की दूरी का गुणा यानी कि 2A से उसको मल्टीप्लाई करना, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा P। इस तरीके से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अपने फॉर्मूला आगे अपने बहुत सारे वेक्टरों में काम में आएगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये वेक्टर लगाया गया है, इसका मतलब ये जो P है ये सदिश राशि है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि होता है। तो ये भी मैं नोट कर लो आप लोग। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। और अगर इसके अपन यूनिट की बात करें, मात्रा की बात करें, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसकी यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगी? P बराबर क्या है? Q इंटू 2A। 2A क्या है? एक लंबाई को बता रहा है, और Q क्या है? आवेश है। इसका मतलब जो P की यूनिट होगी वो हो जाएगी, P की यूनिट हो जाएगी कूलॉम इंटू मीटर। कूलॉम Q की यूनिट होगी और मीटर 2A यानी कि दूरी की यूनिट होगी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो यूनिट होगी, मात्रक होगा, वो कूलॉम इंटू मीटर होगा। इस तरीके से आज अपन ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा। ये एक नया टॉपिक है जो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। ये परिभाषा, ये फॉर्मूला सीधा भी पूछ लिया जाता है, नहीं तो डेरिवेशन में आगे बहुत जगह काम आता है। तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। आज की क्लास संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ अपना, सर के नंबर पर आप भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है हम उस समस्या को कल सॉल्व कर लेंगे। ये जो अपनी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, तो अपने स्कूल से सारे बच्चे जुड़ेंगे और सब बच्चों को इसका लाभ मिल पाएगा। धन्यवाद।